नेपाल का सुपर 8 में जाना इम्पॉसिबल है। देखो, ग्रुप सी में इंग्लैंड है, 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियंस, वेस्ट इंडीज है, अगेन 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियंस, स्कॉटलैंड और इटली है। एक्सपर्ट्स ने 15% प्रोबेबिलिटी दिया है, लेकिन हम तुमको बताएंगे कि उन्होंने एक चीज मिस किया है, एक रास्ता है जो किसी ने नोटिस नहीं किया है, और जब तुम ये सुनोगे तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो क्या है वो, आओ डिस्कस करते हैं। देखो, नेपाल 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कैसे पहुंचा, क्योंकि 2014 के बाद नेपाल 10 साल बाद 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, पर 2026 में नेपाल ने पहली बार बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। तुमको याद होगा कि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेपाल 2025 एशिया कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए नेपाल को क्या करना पड़ेगा। तो अक्टूबर 2025 में नेपाल ने एशिया एंड ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजनल क्वालिफायर में पार्टिसिपेट किया। अब इस टूर्नामेंट में 8 टीम्स 3 वर्ल्ड कप स्पॉट्स के लिए फाइट कर रहे थे। मतलब इमेजिन करो कितना प्रेशर था, डू और डाई सिचुएशन था, हर मैच क्रूशियल, एक गलती और सब खत्म। नेपाल का उस क्वालिफायर में कैसा परफॉर्मेंस था पता है? वो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन थे। सबसे मेन बात था कि यूएई को सुपर 6 में 1 रन से हराया। कार्डियक किड्स। अब सुपर 6 के इन मैचेस ने नेपाल के बारे में क्या प्रूव किया? पहला, नेपाल टाइट मैचेस जीत सकता है। दूसरा, प्रेशर सिचुएशंस में ये टीम पैनिक नहीं करता। तीसरा, पार मार्जिन्स बहुत नैरो है, मतलब थोड़ा सा भी गलती कॉस्टली हो सकता है। तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल क्वालिफाई कर गया, पर अब आता है रियल चैलेंज, सुपर 8 में क्वालिफिकेशन। नेपाल का ग्रुप सी देखो, सबसे पहले इंग्लैंड है जो ग्लोबली 3rd रैंक्ड टीम है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट टीम्स में से एक। वेस्ट इंडीज है जो 7th रैंक्ड है और दोनों 2 टाइम टी20 वर्ल्ड कप चैंपियंस है। स्कॉटलैंड 14th रैंक्ड है और एक्सपीरियंस्ड एसोसिएट नेशन है। इटली 27th रैंक्ड है जो वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट है। अब टूर्नामेंट का रूल सिंपल है, हर ग्रुप का टॉप 2 टीम्स सुपर 8 स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगा। कॉमन सेंस से सोचोगे तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली फेवरेट्स हैं। उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड में जॉस बटलर है, फिल सॉल्ट है जो पावर प्ले में डिमोलिशन करता है, बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर है, वेस्ट इंडीज में सिमरन हेटमायर है, शर्फेन रदरफोर्ड है, जेसन होल्डर है जो कि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। मतलब ऑटोमेटिकली लग रहा है कि 2 सुपर 8 के स्पॉट्स तो पक्के हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के नाम। पर रुको, क्रिकेट में श्योरिटी जैसा कोई चीज नहीं होता। 2022 टी20 वर्ल्ड कप याद है? नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, जिम्बाब्वे रेगुलरली पाकिस्तान को हराता है, आयरलैंड कभी कभी इंग्लैंड को हराता है। मतलब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और यही तो ब्यूटी है इस गेम का। तो कौन सा मैच है जहां नेपाल को बड़ा फेरबदल करना है? देखो, नेपाल के मैचेस किस तरह हैं। 8 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला मैच है। नेपाल ने कभी इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं खेला है, तो मोस्ट लाइकली पहले मैच में इंग्लैंड कंप्लीटली डोमिनेट करेगा। पर क्रिकेट में अपसेट्स होते हैं। अगर नेपाल का दिन हो, पिच हेल्प करे और इंग्लैंड थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दे तो हू नोज, पर ऑनेस्टली चांसेस कम है। एक बात नोट करना कि नेपाल के सारे मैचेस वानखेड़े स्टेडियम में ही है। ये वेन्यू कंसिस्टेंसी का एडवांटेज नेपाल को जरूर होगा। वानखेड़े का नेचर कैसा है? हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ट्रू बाउंस मिलता है, बैटिंग फ्रेंडली है। पर जैसे जैसे टूर्नामेंट्स प्रोग्रेस करता है, पिच डिटोरिएट करता है और स्पिन फ्रेंडली हो जाता है। और गेस व्हाट, स्पिन बॉलिंग नेपाल का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। तो वेन्यू का एडवांटेज नेपाल को मिलेगा, स्पेशली लीडर मैचेस में। 12 फरवरी को इटली के अगेंस्ट मैच है। इटली 27th रैंक्ड है और वर्ल्ड कप में डेब्यूटेंट टीम है, तो नेपाल के लिए ये मस्ट विन मैच है। वो बात है कि इटली ने रिसेंटली आयरलैंड को अपसेट किया है जो 12th रैंक्ड टीम है, तो नेपाल को इटली को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बट मोस्ट प्रोबेबली ये मैच नेपाल जीतेगा। 15 फरवरी को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच है, इस पर आएंगे। उससे पहले देखो कि 17 फरवरी को स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मैच है, और ये इंटरेस्टिंग है। नेपाल का रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 1-2 है, और अगर सिर्फ 2025 की बात करें तो दोनों ने एक मैच जीता है, मतलब कांटे की टक्कर है। स्कॉटलैंड 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ओरिजिनली क्वालिफाई नहीं किया था, बाद में उसने बांग्लादेश को रिप्लेस किया है। देखा जाए तो जिस फॉर्म में अभी नेपाल है, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मैच जीतने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर इटली और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट नेपाल मैचेस जीत लेता है तो समझो कि 40% चांस हो चुका है कि नेपाल सुपर 8 में क्वालिफाई कर ले। आखिरी हर्डल है वेस्ट इंडीज, जो मैच 15 फरवरी को होने वाला है। देखो, रिसेंटली सितंबर 2025 में हुए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टी20 सीरीज में नेपाल ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया था। नेपाल ने प्रूव किया है कि दे कैन कम्पीट विथ वेस्ट इंडीज। हाँ, एक बात है कि उस सीरीज में वेस्ट इंडीज का फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं था, बट जिस तरीके और जिस पैशन से नेपाल खेला था वो 15 फरवरी को रिपीट कर दे और प्लेइंग 11 के सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करे,
तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेपाल T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाए। बट सवाल यही है ना कि क्या नेपाल का जो 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, क्या उनमें ये हिस्ट्री लिखने का जज्बा है? क्योंकि देखो, जो बैट्समैन नेपाल का 5th हाईएस्ट स्कोरर है कुशल मल्ला, जिसने 2023 में 34 बॉल्स में फास्टेस्ट T20I 100 बनाया था, उसे नेपाल ने ड्रॉप कर दिया। इस कंट्रोवर्सी पर आगे बात करेंगे, बट अभी देखो कि किसे सेलेक्ट किया है और कैसा है उनका स्क्वाड। लीडरशिप से शुरू करते हैं। कैप्टन है रोहित पौडेल, जो सिर्फ 23 साल का है। 23 साल में तो हम बेरोजगार थे। खैर, वाइस कैप्टन है 25 साल के दीपेंद्र सिंह एरी, जो 2024 में वर्ल्ड सेकंड बेस्ट T20I ऑलराउंडर थे। करंटली 6th रैंकिंग्स पर हैं। लीडरशिप यंग है पर टैलेंटेड है। बैटिंग लाइनअप में ओपनिंग पेयर है कुशल भरतल और आसिफ शेख। भरतल एग्रेसिव ओपनर है, जो 2025 में नेपाल के हाईएस्ट रन स्कोरर थे विथ 509 रन्स। पावर प्लेज में बाउंड्रीज मारना उनका स्पेशलिटी है। आसिफ शेख विकेट कीपर है, जो बैटिंग में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है विथ मल्टीपल 40+ स्कोर्स। कुशल भरतल और आसिफ शेख का ओपनिंग पार्टनरशिप हमको रोहित शर्मा और शिखर धवन का केमिस्ट्री का याद दिलाता है। एक एग्रेसिव है और एक एंकरिंग रोल प्ले करता है। मिडिल ऑर्डर में संदीप जोरा, जिसने 2-3 साल बाद नेशनल टीम में कमबैक किया और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट नॉक्स खेला। लोकेश बाम है, जिसने सामोआ के अगेंस्ट 12 बॉल में 39 रन का एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेला था। मिडिल ऑर्डर में आसिफ शेख और बासिर अहमद है, जो स्टेबिलिटी और बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। अब आता है नेपाल का बिगेस्ट वेपन, स्पिन बॉलिंग अटैक। स्क्वाड में 4 स्पिनर्स हैं। संदीप लामिछाने हैं, जिसने 68 मैचेस में 129 विकेट्स लिया है। एवरेज देखो तो भाई वन ऑफ द बेस्ट, सिर्फ 12.14 का। वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर, IPL एक्सपीरियंस है, CPL, BBL, PSL सभी बिग लीग्स में खेला है। मतलब हर कंडीशन में खेलने का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है इसको। ललित राजबंसी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसने सुपर 6 के लास्ट मैच में सामोआ के अगेंस्ट 3 for 12 का स्पेल दिया था। शेर मल्ला, जिसे वर्ल्ड कप स्क्वाड में मेडन कॉल अप मिला है। NPL 2025 के 10 मैचेस में 17 विकेट्स लिया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। फ्रेश टैलेंट है, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाएगा। और दीपेंद्र सिंह एरी ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं एज 4th ऑप्शन। पेस बॉलर्स में है सोमपाल कामी, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, पर रिसेंटली वेस्ट इंडीज सीरीज में इनकंसिस्टेंट फॉर्म था। करण केसी हैं, जो टैलेंटेड हैं पर इंजरी प्रोन रहते हैं। नंदन यादव है एज डेप्थ ऑप्शन, पर स्टार क्वालिटी नहीं है। पेस बॉलिंग डेप्थ लिमिटेड है। ये एक्चुअली नेपाल का पोटेंशियल वीकनेस है। ऑलराउंडर्स बहुत हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी ऑब्वियसली, गुलशन झा हैं, आरिफ शेख हैं और बसीर अहमद है, जो स्क्वाड में न्यू इंक्लूजन है। तो अगर नेपाल का बैटिंग देखो तो नंबर 6 तक अच्छा लाइनअप है, बट कहीं ना कहीं बैटिंग थिन लगता है। तो फिर लोग सवाल करेंगे कि कुशल मल्ला को क्यों ड्रॉप किया, स्क्वाड में रखना चाहिए था। हैज कैन लॉस्ट देयर माइंड्स, दिस इज इनजस्टिस। देखो, कुशल मल्ला के नाम फास्टेस्ट T20I सेंचुरी इन जस्ट 34 बॉल्स है, 2023 में था। अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। नेपाल के लिए T20Is में 5th हाईएस्ट रन स्कोरर है। एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव कैपेबिलिटी है। उम्र सिर्फ 22 साल है। फ्यूचर सुपरस्टार है। रिसेंट NPL परफॉर्मेंसेस भी ठीक ठाक था। तो सवाल नेचुरल है कि कुशल मल्ला स्क्वाड में क्यों नहीं है। देखो, कुशल मल्ला एक टैलेंटेड प्लेयर है, नो डाउट, बट कैन मतलब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल का क्या थिंकिंग रहा होगा। शायद रिसेंट परफॉर्मेंसेस में इनकंसिस्टेंसी देखा होगा, टेम्परामेंट कंसर्न्स होगा, लाइक प्रेशर सिचुएशंस में कंपोजर मेंटेन कर पाता है या नहीं। स्क्वाड बैलेंस को प्रायोरिटी दिया होगा ओवर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। लोकेश बाम का इमरजेंस भी एक फैक्टर है। वो यंगर है, रिसेंट टूर्नामेंट में एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरा पर्सनल टेक क्या है, ऑनेस्टली बोले तो मिक्स्ड फीलिंग्स है। एक तरफ स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल क्लियर है कि कुशल इज टैलेंटेड बियॉन्ड डाउट, पर दूसरे तरफ कैन ने इसको नेट्स में देखा है, प्रैक्टिस सेशंस में देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्लोजली मॉनिटर किया है। मे बी वो लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हम लोगों को बाहर से नहीं दिख रहा है। पर पॉजिटिव सिलेक्शन भी हुआ है। शेर मल्ला का इंक्लूजन फ्रेश टैलेंट है, जो अपोजिशन के लिए अननोन है। शेर मल्ला में अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर है, जिसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने कभी फेस नहीं किया। डेटा नहीं है अपोजिशन के पास। विनोद भंडारी, जो ऑलमोस्ट 36 ईयर्स के हो चुके हैं, उनको भी डिस्पाइट NPL 2025 में अच्छे परफॉर्मेंस के 2026 T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिला है। 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो शायद नेपाल क्रिकेट ने लास्ट ऑफ विनोद भंडारी देख लिया है। खैर, तो ओवरऑल स्क्वाड फिलॉसफी समझ में आता है। कैन लॉन्ग टर्म बिल्डिंग कर रहा है, यूथ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ओवर शॉर्ट टर्म इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेपाल के स्क्वाड में स्ट्रेंथ है जो उन्हें सुपर 8 में क्वालिफाई कराएगा। तो देखो, हम तुमको 5 बिग रीजंस देते हैं। पहला और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इलाइट स्पिन बॉलिंग अटैक। स्क्वाड में 4 स्पिनर्स हैं और वैरायटी माइंड ब्लोइंग है। संदीप लामिछाने राइट आर्म लेग स्पिनर है, गुगली फ्लिपर टॉप स्पिनर, सब वेरिएशंस है। ललित राजबंसी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आर्म बॉल स्लाइडर एक्यूरेट है।
दीपेंद्र सिंह ऐरी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, शेर मल्ला भी ऑफ स्पिनर है, पर अपोजिशंस के लिए एक अननोन फैक्टर रहेगा। इसमें वानखेड़े स्टेडियम का फैक्टर ऐड करो, पिच डिटोरिएट्स एज टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस, स्पिन फ्रेंडली हो जाता है। दूसरा मैसिव स्ट्रेंथ है वानखेड़े स्टेडियम एडवांटेज, चारों मैचेस सेम वेन्यू पर खेलना है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वेन्यू एडजस्टमेंट का स्ट्रेस नहीं होगा, नो ट्रैवल फैटिग बिटवीन मैचेस, प्रैक्टिस सेशंस भी सेम ग्राउंड पर होंगे तो मैच सिचुएशंस रेप्लिकेट कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रेंथ है डिसेंट टूर्नामेंट मोमेंटम, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज जीतना, ईएपी क्वालिफायर में अनबीटन थे, प्लस कंसेक्यूटिवली टी20 वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो कॉन्फिडेंस स्काई हाई है। टीम बॉन्डिंग स्ट्रांग है जो हमें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टी20 सीरीज में देखने को मिला। चौथा स्ट्रेंथ है ऑलराउंडर फ्लेक्सिबिलिटी, 4 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं स्क्वाड में, दीपेंद्र, गुलशन झा, आरिफ शेख, बासिर अहमद। इसका बेनिफिट क्या है? इंजरीज या किसी प्लेयर का फॉर्म इजिली रिकवर कर सकते हैं। अगर सोमपाल कामी का बॉलिंग ऑफ डे है तो गुलशन झा बैकअप में 2-3 ओवर्स कर सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है तो मिडिल ऑर्डर में दीपेंद्र प्लस आरिफ रेस्क्यू कर सकते हैं। मतलब है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1-2 प्लेयर्स पे पूरा डिपेंड नहीं करना पड़ता। पांचवा और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो इस वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, अंडरडॉग मेंटालिटी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि नेपाल सुपर 8 में क्वालिफाई करेगा, जीरो एक्सटर्नल प्रेशर है, मीडिया स्क्रूटनी नहीं है, फैन एक्सपेक्टेशंस मैनेज्ड हैं, एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है। मीनवाइल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज पे मैसिव प्रेशर है। इफ वी लूज टू नेपाल तो कितना एम्बैरेसिंग होगा, मीडिया क्या बोलेगा, फैंस क्या सोचेगा, नेपाल का माइंडसेट क्या होगा। वी आर जस्ट हैप्पी टू बी हियर पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड कप, लेट्स गो आउट, एंजॉय द एक्सपीरियंस और अपना बेस्ट दें विदाउट एनी फियर। ये फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलने का मेंटालिटी अपोजिशंस के लिए डेंजरस है। जब टीम प्रेशर फ्री होता है तो नेचुरल गेम खेल पाता है, रिस्क ले पाता है और अपसेट्स क्रिएट करता है। इतिहास गवाह है कि अंडरडॉग्स जो फ्रीली खेलते हैं उन्होंने फेवरेट्स को सरप्राइज किया है। तो आप भी सरप्राइज मत होना अगर नेपाल सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? नीचे कमेंट में बताओ। नेपाल को ओडीआई स्टेटस कैसे मिला उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। हम तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।